हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया होंगे। एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर आप वो कैरी की तरह बोलिए ना, कैरी मिनाटी जो है। कैसे हैं आप लोग? बदमाश, सबका अपना अपना तरीका है ना। तो बच्चों, हमारा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है और वेव ऑप्टिक्स में जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो डिफ्रैक्शन है। और ये 12th बोर्ड में जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस, उसमें वेव ऑप्टिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। तो इस लास्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले जो सब चीज़ हम देख लिए हैं, आई थिंक कि आपको रिमेंबर होगा, याद होगा कि डिफ्रैक्शन में बिल्कुल YDAC की तरह ही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या था कि एक P पॉइंट था जहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच, ये दो वेव जो पहुँच रहा है पॉइंट A से और पॉइंट B से, इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो ये है। और ये पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा होता था तो पॉइंट P पर लैम्डा होता था तो पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बनता था, डार्क फ्रिंज। जबकि अब तक हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़े थे कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो ब्राइट बनता है, बट इसमें क्या बनता है? डार्क फ्रिंज। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो एक्सप्लेनेशन देखे थे। इनफैक्ट आप लोग को लिखाए भी थे कि इसको हम मान लेते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार इस पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, AO और OB में। AO से जो लाइट पहुंच रहा होगा यहाँ से हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो हर एक पॉइंट, एक का दूसरा, जो फर्स्ट था तो 51, इसका 51, इनके बीच जो पाथ डिफरेंस वो λ/2। λ/2 मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज। फिर दूसरा 52, इसका सेकेंड नंबर का सोर्स, और OB का 52 नंबर का सोर्स। λ/2 पाथ डिफरेंस, ये डार्क। इसी तरह से हम लोग करते करते 49 पहुँचे थे और उसका 99 पहुँचे थे। OB का दोनों सुपर इम्पोज करता है, इनके बीच λ/2 पाथ डिफरेंस, ये डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम देखे थे कि AO में वो सारे सोर्स मौजूद हैं, AO के कॉरस्पॉन्डिंग OB में वो सारे सोर्स मौजूद हैं जिनके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, और वो आपस में दोनों सुपर इम्पोज करके डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि λ/2 पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। वाह, बारिश हो रही है, मतलब सावन बरस रहा है ना, चलो अच्छा लगता है। तो ये रीजन था कि जब डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस पे क्या बनता है? डार्क फ्रिंज बनता है। अगर जनरल फॉर्मूला हम बोलें, जनरल करें, तो डेल्टा एक्स अगर लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, तो डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। ये लास्ट लेक्चर में देख लिए थे और एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लिए थे। अब इसको जानने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लास्ट लेक्चर में जाएं, उसमें बहुत क्लियरली हमने और ब्रीफली हमने एक्सप्लेन किया है, उसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ जानने के बाद हम ये चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि ये सेंट्रल पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ये से कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो हम ये कैलकुलेट करने अब चलते हैं इनके डिटेल्स, मतलब कि ये पॉइंट जहां पर फर्स्ट डार्क का फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर सेंट्रल ब्राइट, तो पहला डार्क जो बन रहा है वो सेंटर से कितने हाइट पर बन रहा है, ये कैलकुलेट करने हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये y हाइट पर बन रहा है, yn जनरल फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है।
वाई हाइट पर बन रहा है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पी पॉइंट है ये, पी पॉइंट भूलना नहीं है, पी पॉइंट पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रहा है, तो वो कितनी हाइट पर बन रहा है सेंट्रल से, ठीक है। इस चीज़ को कैलकुलेट करने की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं और कैलकुलेट करके जानते हैं कि अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज का हाइट क्या होगा सेंट्रल ब्राइट से, ठीक है बच्चों, चलें, ओके। तो चलते हैं, चल चलो चले मितुआ, हाँ चलो चलें पाठशाला। पाठशाला अभी कोविड-19 से प्रभावित है, अभी पाठशाला नहीं, ओके। तो we have to calculate, we are going to calculate height of first dark fringe from the center, ठीक है, ओके। लिखते हैं height of dark fringe from सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, CBF का आप समझ गए होंगे कि ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कैलकुलेट करने चलते हैं, कैलकुलेट करने में ये थीटा बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो क्या करते बच्चों, इसमें सुनो ना, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में, मतलब IDSE या डिफ्रैक्शन में जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें ऑलरेडी तुम थीटा को स्मॉल मान सकते हो, और ऑलमोस्ट हर जगह ये माना ही गया है, तो हम मानेंगे थीटा स्मॉल। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि ये स्लिट जो होता है ना वो मिलीमीटर में होता है, और ये डिस्टेंस भी बहुत होता है तो सेंटीमीटर में होता है, बहुत कम होता है, इसलिए ये जो, और ये तो मत पूछो, ये तो और भी ज़्यादा कम होता है हाइट, तो थीटा का बहुत स्मॉल एंगल होता है, बहुत ही स्मॉल, इसलिए हम उसे थीटा को वेरी स्मॉल मानते हैं। फाइन, तो हाइट निकालने के लिए डेल्टा एक्स क्या आया है, पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज path difference should be SHOULD ना, should be, कभी कभी भूल जाते हैं सब कुछ। बी क्या होता है बच्चों, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, ये जनरल फॉर्मूला है डार्क फ्रिंज निकालने के लिए डिफ्रैक्शन में, जबकि यही सेम फॉर्मूला था इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर दिए ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जनरल फॉर्मूला है, अब हम लोग को निकालना है। और पाथ डिफरेंस डेरिवेशन में आया था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू होता है क्या, ए साइन थीटा, ओके। हाइट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे, nth के लिए निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा we can write as sin theta as theta and theta as tan theta, लिख सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा 12th बोर्ड में, अगर बोर्ड में आए तो आपको इस तरह से लिखना होगा, ओके। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा को हम क्या ये लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंस साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, ओके। टेन थीटा, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, बोलो ना, हाँ ये थीटा एंगल है। तो बोलने वाला तो है नहीं, खुद ही बोल देते हैं हाँ ना। तो ये टेन थीटा है ना, ये थीटा है, इसके एंगल, ये टेन थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, मतलब वाई एन, पी बाई बी, पी और बी क्या है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, ओके।
अब नीचे दिख रहा है क्या जगह है, थोड़ा सा स्पेस है बट नहीं चलेगा काम हमारा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। ओके, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। हाँ, तो इसको लिख दें क्या, एन लैम्डा इक्वल टू ए इंटू वाई एन बाई डी, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लें, यहाँ पे हम थोड़ा मिटाएंगे, तो यहाँ से हम लोग वाई एन निकाल सकते हैं ना, तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन लैम्डा इंटू डी बाय वाई का ए नीचे आ जाएगा तो ए हो गया। इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वाई एन तरीके से थोड़ा लिखते हैं, क्या है ना कि थोड़ा तरीके से लिखना चाहिए। जैसे मान लो कि बाल ऐसे से है ना, ऐसे से ना बाल, ठीक है, ऐसे बाल तो ये लगा हुआ है चेहरे पे, हमको पहचान ही रहे हो कि हम ही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे से हो जाता है ना तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। हाँ, तो यहाँ पे इधर उधर कर लेते हैं तो थोड़ा देखने में अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको, तो उसको अच्छा लगता है। तो वाई एन इक्वल टू हो जाएगा एन को पहले लिखे डी लैम्डा बाय ए, एन डी लैम्डा बाय ए, ठीक है। एन को कहाँ से स्टार्ट करना है, एन को स्टार्ट करना है 1 से 2 से 3 से 4 से। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लिख लेते हैं जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्या, हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज ना, हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज। हाँ, तो सेंटर से डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब आप चाहो तो खुद ही आप nth नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज आ गया, आप फर्स्ट डार्क फ्रिंज का निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है एंड सो ऑन, आप जो भी चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। आप nth ऑर्डर क्या है ना, मतलब कि 1 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 5th ऑर्डर, जितना ऑर्डर निकाल सकते हैं आप निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट हमको चाहिए फर्स्ट डार्क कहां बनता है, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो इस चीज के लिए हम चलते हैं आगे और कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो फॉर्मेशन हो रहा है सेंट्रल राइट से, वो कितने हाइट पर हो रहा है, 2-4-10 किलोमीटर पे हो रहा है क्या, देखते हैं। अरे सब कुछ मिलीमीटर में है तो किलोमीटर कहां से आएगा, बोलो, नहीं आएगा ना। ओके, तो हाइट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां से, फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो जनरल फॉर्मूला जो आया है हाइट कैलकुलेट करने के लिए डार्क फ्रिंज का, वो है एन डी लैम्डा बाय ए, ये है कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज क्या करेंगे, पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। ओके, तो y1 डार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी लैम्डा बाय ए, मतलब क्या है बच्चों, y1 इक्वल टू डी लैम्डा बाय ए। ओह, फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला आ गया, कितने हाइट पर हो रहा है सेंटर से, कितने हाइट पर फॉर्मेशन हो रहा है फर्स्ट डार्क का, ये है फर्स्ट डार्क, ये है सेंटर, कितने हाइट पर हो रहा है,
वाई एन नहीं, अब ये y1 फर्स्ट डार्क लिखेंगे और कितना है इसका वैल्यू आया d लैम्डा बाय a, मतलब यहां से d लैम्डा बाय a वैल्यू पर फर्स्ट डार्क का फॉर्मेशन हो रहा है। d का वैल्यू ये कैलकुलेट दिया रहेगा क्वेश्चन में, लैम्डा भी दिया रहेगा और a ये क्या है, a क्या है ओपनिंग या अपर्चर ये दिया रहेगा और हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि इतना मीटर ऊपर, इतना मिलीमीटर ऊपर फर्स्ट डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ ठीक है, अगर सेकेंड डार्क निकालना हो तो कि सेकेंड डार्क, फिर जो अगला सेकेंड डार्क फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, कितना हाइट पर, तो फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज, बड़े जल्दी से खुद कैलकुलेट करो ना जल्दी से, फॉर हाइट ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, कहां से, फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या होगा जल्दी से जनरल फॉर्मूला फिर से yn इक्वल टू एन डी लैम्डा बाय ए, ये होता है ना। तो फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज क्या होगा, पुट n इक्वल टू 2, जब n इक्वल टू 2 करते हैं तो फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज सेकेंड डार्क के हाइट कहां से कितना हो जाएगा, सेंटर से 2 इंटू डी लैम्डा बाय ए, मतलब y सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए आया 2 डी लैम्डा बाय ए। ओके देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो, ये सेकेंड के लिए आ गया, फर्स्ट के लिए आ गया, फर्स्ट डार्क फ्रिंज डी लैम्डा बाय ए तक हाइट पर बनता है, सेकेंड 2 डी लैम्डा बाय, मतलब इससे दोगुना ना, इससे दोगुना बनता है। तो आप थर्ड तक निकालें, 3 तक निकालें, आप थर्ड का खुद कैलकुलेट करें, जल्दी से करो बच्चों, जल्दी बताओ कितना होगा जल्दी बताओ, बता दिया बता दिया ना, 3 लैम्डा बाय ए, ठीक है। तो 3 लैम्डा बाय ए पर सेकेंड डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। एक चीज और आप खुद से सोचे, इसे मिटाओ, हाँ ये जो एक्सपेरिमेंट हम ऊपर पी पॉइंट दिखाएं, ठीक है, ये चीज सेम चीज तो हम नीचे भी दिखा सकते हैं, स्ट्रेट खिंचाओ ना, स्ट्रेट, ये सेम चीज हम नीचे भी दिखा सकते हैं ना, यहां से भी लाइट आएगा किसी पॉइंट पी पर और यहां से भी आएगा किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी नीचे भी हो सकता है ना। जो एक्सपेरिमेंट हम ऊपर लिए हैं सेंटर से, सारा चीज एज इट इज नीचे भी होगा, नीचे ये पी पॉइंट टू पी डैश ले लेते हैं एज इट इज, तो हाइट भी एज इट इज होगा, y इक्वल टू डी लैम्डा बाई ए, हाँ होगा। और ये एंगल सेंटर से ये एंगल ऐसे 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 ऐसे, ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ होगा, सब कुछ सेम होगा। मतलब ये भी डीले, फर्स्ट सेकेंड डार्क कहाँ बनेगा, सेकेंड डार्क यहाँ से 2 डी लैम्डा पर ये सेकेंड डार्क बनेगा, सेकेंड डार्क, ये फर्स्ट डार्क हुआ, ये सेकेंड डार्क बनेगा, ठीक है। कितना हाइट पर बनेगा, तो यहां से कितना हाइट पर बनेगा, ये बनेगा 2 डी लैम्डा बाय ए, इतना हाइट पर बनेगा। सेम चीज ऊपर और नीचे दोनों ही बनेगा, ठीक है। तो जब ये चीज करते हैं ना तो एक और चीज समझ में आता है, क्या, अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट डार्क यहां ऊपर इतने हाइट पर सेंटर से, और सेंटर से फर्स्ट डार्क फ्रिंज नीचे इतना हाइट पर, उतना ही हाइट पर नीचे, तो टोटल अगर हम सेंट्रल ब्राइट देखें कहां से कहां तक ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट का रेंज क्या क्या है, तो रेंज यहां तक है और यहां से यहां तक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल रेंज है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो राज कर रहा है जिस एरिया पे, वो यहां से लेकर यहां तक एरिया है। और टोटल एरिया अगर बोले ये एरिया टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां डी लैम्डा बाय ए है और यहां से यहां भी डी लैम्डा बाय ए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 डी लैम्डा बाय ए, ये y प्लस ये y 2y, और एक y का कितना वैल्यू होता है डी लैम्डा बाय ए, तो यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा 2 डी लैम्डा बाय ए।
तो यहाँ पे हम लोग इसे लाइन में डिस्टेंस है ना, लाइन है ना, इसे कहते हैं लीनियर, और चौड़ाई है, चौड़ाई है, इसलिए कहलाएगा सेंट्रल वरना विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जो सब ऑप्शन बन सकता है क्वेश्चन पूछने वालों का, वो सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या लीनियर डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो अगला कैलकुलेट करने हम वही जा रहे हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो कैलकुलेट करके आप खुद ही बता सकते हैं कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों, यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या? हाँ, तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू होगा 2 इंटू वाई 1 डार्क। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, और y कितना होता है, क्या होता है डी लैम्डा बाय y, देखो ना कितना आया है, डी लैम्डा बाय ए, तो ये हो जाएगा 2d लैम्डा बाय ए। तो 2d लैम्डा बाय ए ये फ्रिंज विड्थ हो गया, फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो हम लोगों ने लीनियर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लिया, और ये होता है कितना? इस सबको मिटा दूं क्या? सबको समझा दिए। अब इसको क्या करते हैं, मिटा के हम एक साथ लिखते हैं क्या बच्चों? यहां से यहां तक लीनियर फ्रिंज विड्थ, और ये कितना है 2d लैम्डा बाय ए, 2d लैम्डा बाय ए, ठीक है। इतना रेंज है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, जबरदस्त रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया। यहां पे कोई डाउट नहीं। एक और चीज कर सकते हैं। यहां पे जब लीनियर फ्रिंज विड्थ आया तो लीनियर के साथ साथ एक और शब्द आता है, वो क्या है? लीनियर दूसरा एंगुलर। तो यहां पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी आने वाला है, क्योंकि लीनियर वर्ड आया तो अब एंगुलर भी आएगा। तो एंगुलर मतलब एंगल, तो एंगल कैलकुलेट करेंगे तो देखो तो कितना हो जाएगा बच्चों। इस लाइन को मिटाते हैं, खुद ही देख लेना, इस लाइन को मिटाते हैं, ये टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल, ये ना, और ये थीटा और ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा ना, 2 थीटा हो जाएगा ना। और देखो ना ये एंगल, यहां से इस डार्क फ्रिंज तक पड़ने वाला एंगल, और यहां से यहां तक पड़ने वाला एंगल, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो पता ही है, और यहां से यहां तक भी पता है कितना होगा। और ये एंगल बहुत छोटा होता है, हमने क्या कहा कि आप जो भी लेंगे इस इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में, वो थीटा का वैल्यू बहुत कम लेंगे, हैं? बोलो ना हाँ। तो ये थीटा और ये थीटा टोटल क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने वाले हैं हम लोग। अब लीनियर फ्रिंज विड्थ बहुत अच्छे से जान गए, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी जान लें तो फिर मजा आ जाए, और मजा तो जीवन में लेना ही है, नहीं? हाँ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा बच्चों? द एंगल बिटवीन टू
डार्क फ्रिंज, टू डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है P बाय बी होता है। तो टेन थीटा और यहाँ पे क्या है, टेन टू थीटा है ना, थीटा इक्वल टू फॉर स्मॉल वैल्यू, फॉर स्मॉल वैल्यू थीटा कैन बी राइट, टेन थीटा कैन बी राइट एज थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, थीटा इक्वल टू हो जाएगा P बाई बी, और P क्या होता है, डी लैम्डा बाई ए, डी लैम्डा बाई ए। ठीक है, डी लैम्डा बाई ए होता है ना टेन थीटा इक्वल टू, देखो ना टेन थीटा, एक थीटा ले लो फिर दोगुना कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का निकाल लेते हैं, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो P बाई बी ऐसे देखो, टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो y बाय कैपिटल D, और y कितना है, y है डी लैम्डा बाई ए, डी लैम्डा बाई ए, सिर्फ y यहाँ से यहाँ तक, ये y डी लैम्डा बाई ए, तो ये हो जाएगा क्या, डी लैम्डा बाई ए, टेन थीटा इक्वल टू y बाई डी, और y इक्वल टू हो जाएगा डी लैम्डा बाई ए, तो इनटू क्या हो जाएगा, वन बाई डी, ये d है ना, वन बाई डी, तो ये टेन थीटा इक्वल टू आया, और डी कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू आया क्या, लैम्डा बाय ए। ठीक है, अब यहाँ से फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए, तो फ्रिंज विड्थ, टोटल फ्रिंज विड्थ, टोटल फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, टू इंटू थीटा, और टू इंटू थीटा क्या आया है, लैम्डा बाय ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टू लैम्डा बाय ए, तो फ्रिंज विड्थ आ गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया टू लैम्डा बाय ए, टू लैम्डा बाय ए हो गया। तो इसे नोट करो बच्चों जल्दी से, आ गया ये टोटल फ्रिंज विड्थ, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया, ये एंगुलर, और लीनियर बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक लीनियर कितना होगा, टू लैम्डा बाय टू डी लैम्डा बाय ए, और एंगुलर कितना आया, एंगुलर आया टू लैम्डा बाय ए। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। एक और तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़े आसानी से, कैसे, जो आप लोग जानते हैं, देखो ना कैसे क्या, ये और ये ऐसे है ना, ये बीच में है, तो ये एक टू थीटा है ना, टू थीटा, तो यही तो कैलकुलेट करना है ना, टू थीटा को मान लो बीटा मान लो ऐसे ही, तो ये टू थीटा की जगह हम बीटा लिख दें। आप जानते हैं कि थीटा यहाँ ये बीटा इक्वल टू होगा क्या, एल बाय आर, और आर ये है, तो एल बाय आर, और यहाँ से यहाँ एल कितना होगा, यहाँ से यहाँ एंगल है, एल है कितना, टू डी लैम्डा बाय ए। ठीक है, और आर कितना है, आर ये है डी इंटू डी, तो डी कैंसिल, तो क्या बचा, बीटा इक्वल टू बोलो ना, टू लैम्डा बाय ए, और यही तो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यही तो है, आया भी यही तो है। तो कोई भी तरीका, दोनों ही तरीका सीखा, जो तुम्हें पसंद आए वो नोट कर लो बच्चों। ठीक है, बड़ा आसान है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, ठीक है। लीनियर फ्रिंज विड्थ मतलब ये, बस और कुछ नहीं, बहुत आसान है, जल्दी से कैलकुलेट करो। हो गया। धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, परेशानी तो नहीं आ रहा है बच्चों, मुझे लग रहा है जैसे कि धुंधला दिखाई पड़ रहा हो।
दिखाई पड़ रहा है तो इसका ओके कोशिश करते हैं। 1 मिनट थोड़ा डिस्टरबेंस होगा बट डोंट वरी। अब साफ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ओके। तो अब डार्क फ्रिंज से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। हाँ, डार्क फ्रिंज से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, हम लोग सारी चीज कैलकुलेट कर लिए और हमारा वैल्यू भी आ चुका है। ओके, तो एक और दो चीजें जिससे क्वेश्चंस बनता है, मैक्सिमम हमने देखा है कि क्वेश्चंस बनता है और पूछा जाता है। उस क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से पूछा जाता है वो हम देखते हैं। ओके बच्चों, पूछा यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा, ये जो हुआ ये आया क्या 2 लैम्डा बाय ए। तो हम यहाँ से कुछ ऑपरेशन करते हैं, इसका ऑपरेशन करके समझते हैं और बहुत टेक्निकल चीज़ है इसलिए समझना होगा कि थीटा यहाँ से पहला पॉइंट, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा जितना अधिक होगा ये थीटा उतना अधिक होगा, ये थीटा उतना अधिक होगा मतलब मोर डिफ्रैक्ट करेगा। देखो मतलब थीटा जितना, मतलब लैम्डा जितना बड़ा होगा थीटा उतना बड़ा होगा। हिंदी में लिखना, बेवकूफ़ी करते रहना, बच्चे हो, बच्चे हमेशा बेवकूफ़ियाँ किया करते हैं, ठीक है, हमने भी किया था, ठीक है। एक लाइन याद आ गया, मेरी बेवकूफ़ियों पे वो जो हंसा करती थी, अरे वाह वाह बोलो, तो मेरी बेवकूफ़ियों पे वो जो हंसा करती थी तो मैं भी जान के बेवकूफ़ियाँ किया करता था। हाँ, मेरी बेवकूफ़ियों पे वो जो हंसा करती थी तो मैं भी बेवकूफ़ियाँ किया करता था, पर क्या पता था कि एक दिन ये कहकर चली जाएगी कि सैंगी तुम बेवकूफ़ियाँ बहुत किया करते हो। अरे ऐसे ही था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अरे परेशान नहीं होना है, ऐसे ही यार लाइन याद आ गया तो बोल दिए। तो यहाँ आते हैं तो देख रहे हैं क्या, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा जितना बड़ा होगा थीटा उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बड़ा होने का मतलब है डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। थीटा ज़्यादा होना मतलब डिफ्रैक्शन का ज़्यादा होना, ये देखो थीटा अगर ज़्यादा हुआ तो ये अब डिफ्रैक्शन यहाँ कुछ चला जाएगा और नीचे यहाँ कुछ आ जाएगा, मतलब पहले इतने एरिया में डिफ्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, अब इतने एरिया में डिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करो और हम एक सवाल पूछते हैं कि, नोट कर लिया बच्चों, कर लिया होगा, तो सवाल ये पूछते हैं हम कि एक रेड लाइट है और एक ब्लू लाइट है, तो किसमें ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा, विच
विच वन इज मोर डिफ्रैक्टेड, विच वन विल मोर डिफ्रैक्टेड, कौन सा ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा, आइदर रेड लाइट और ब्लू लाइट, कौन सा करेगा। तो लैम्डा रेड का विबज्योर अगर देखें, विबज्योर अगर देखें तो रेड का वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम और ब्लू का लैम्डा कम ना, मतलब यहां पे हम लोग कह सकते हैं लैम्डा ऑफ रेड इज मोर देन लैम्डा ऑफ ब्लू एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो थीटा ऑफ रेड विल बी मोर देन थीटा ऑफ ब्लू लाइट, ठीक है। सो रेड लाइट विल मोर डिफ्रैक्ट देन ब्लू लाइट। अगर यहां पे रेड और ब्लू यूज किया जाए, बोलेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न किसका अधिक होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, रेड का, रेड लाइट विल बी मोर डिफ्रैक्ट, तो रेड लाइट ज्यादा डिफ्रैक्ट करता है ब्लू लाइट से, ठीक है बच्चों। आप इस चीज को जाने, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि थीटा इक्वल टू होता है क्या, थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाय ए, हालांकि 2 लैम्डा था, टू का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वहां कंडीशन लिए थे इसलिए 2 आया, ठीक है। हाँ एक और चीज, तो इसे नोट कर लिया, हाँ कर लिया, तो एक और चीज, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना, और क्या। तो एक और चीज कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय ए, ओके, तो पहला पॉइंट तो देख लिए कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब दूसरा पॉइंट, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए क्या है, ए है ओपनिंग या एपर्चर या स्लिट, एपर्चर या स्लिट विथ ना, ओके। तो ए जितना अधिक होगा थीटा उतना ही कम होगा। दो चीज, एक इस तरह का पॉइंट है और एक इस तरह का है, तो आपको बताना है बच्चों कि इस केस में ज्यादा डिफ्रैक्शन होगा या इस केस में। ये है ओपनिंग, इसका ओपनिंग यूं है, ये इतना डिस्टेंस का, और इसका ओपनिंग है इतना डिस्टेंस का, तो किसका इस ओपनिंग का लेंथ कम है, इस ओपनिंग का लेंथ ज्यादा है, तो कौन सा डिफ्रैक्ट ज्यादा होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्रैक्शन एपर्चर से, ओपनिंग से। तो ओपनिंग इसका क्या है, कम है, तो इसका डिफ्रैक्शन अधिक होगा। इसका एपर्चर ज्यादा है या ओपनिंग ज्यादा है, तो इसका डिफ्रैक्शन कम होगा। रीजन जानो, रीजन बच्चों, तो मान लो ये ए है और ये बी है, ए विल बी मोर डिफ्रैक्टेड, दिख रहा है ना, मैं देख लूं, दिख रहा है ना, हाँ, ए विल बी मोर डिफ्रैक्टेड। रीजन भी जानना है बच्चों, तो रीजन देखो, रीजन देख लो एक झटके में, समझ पाए तो ठीक है। ये देखो, ये ओपनिंग है ना, तो यहां से लाइट कुछ इस तरह से निकलेगा, इसका जो वेव फ्रंट होगा निकलने वाला लाइट का कुछ यूं निकलेगा, ओके। अब वेव लाइट का जो डायरेक्शन होता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है हाइजेंस के प्रिंसिपल के अनुसार। तो इस पर जो परपेंडिकुलर, ये हो गया डायरेक्शन, देखो तो परपेंडिकुलर है हर जगह। अगर ऐसे ले इधर तो कुछ यूं होने वाला है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हर जगह पे परपेंडिकुलर है। इधर ले तो यहाँ पे कुछ ऐसे होने वाला है, हर जगह परपेंडिकुलर, ठीक है। इधर ले तो कुछ ऐसे करने वाला है, कुछ ऐसे निकलने वाला है। मतलब ये देखिए लाइट कहाँ से कहाँ डिफ्रैक्ट हो रहा है, लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्रैक्ट हो रहा है। अगर और लें तो यहाँ भी डिफ्रैक्ट हो रहा है, और इधर लें तो यहाँ भी डिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्रैक्ट हो रहा है। जबकि इस केस में क्या होगा,
ये हर एक पॉइंट एक अपने आप में सोर्स होगा हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार, और ये अपना वेव फ्रंट छोड़ेगा, ये अपना छोड़ेगा, ये अपना छोड़ेगा, हर कोई अपना छोड़ेगा, ये अपना छोड़ेगा, ये अपना छोड़ेगा। अब इसका कॉमन टेंजेंट अगला वेव फ्रंट होगा, फिर ये पॉइंट अपना छोड़ेगा, यहाँ पे अपना अपना छोड़ेगा, फिर यहाँ पे भी कॉमन टेंजेंट अपना पॉइंट होगा, ये अपना छोड़ेगा, ऐसे 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 छोड़ेगा, ऐसे छोड़ेगा, फिर ये कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे अगर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है सीन, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, ये यहाँ पे तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बट यहाँ से ये प्लेन वेव फ्रंट ऑलमोस्ट हो जाता है, ये वेव फ्रंट होता है ऐसे ही, तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन कम होता है सारी डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये चला जाता है, इसलिए ऑलमोस्ट वेव फ्रंट बनते बनते ये स्ट्रेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कम डिफ्रैक्ट होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एपर्चर के साइज़ को और ओपनिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ सकता है नीट विट में या फिर किसी स्टेट एग्जामिनेशन में, तो इस बात को नोट करें बच्चों। अब हम लोग मूव करने वाले हैं आगे, तो इसे मिटाऊं। तो इस चीज़ का में सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब सवाल ये है, इसको भी मिटाऊं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अभी जो हम ये एक्सपेरिमेंट लिए थे, ठीक है, ये सेंट्रल और ये पॉइंट पी लिए थे, तो ये पी पॉइंट पर क्या बना था, फर्स्ट डार्क। तो हमें ये देखना है बच्चों, फर्स्ट डार्क, पॉइंट पी पर क्या बना था, फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट पॉइंट पी, थोड़ा सा साइनिंग आ रहा है पी के पास, ठीक है। तो हमें ये देखना है, इसे थोड़ा अगर इधर कर लें, ठीक है। तो ये देखना है कि ये डार्क बना यहां और यहां भी बना डार्क, यहां भी बना डार्क, ठीक है। और इनके बीच जो बना, ये यहां से यहां तक वो ब्राइट बना। तो ये ब्राइट बनता है और इसके बाद क्या सिर्फ डार्क बनता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। ये ब्राइट बना और इसके बाद सिर्फ डार्क, और इसके बाद सिर्फ डार्क, उसके बाद कुछ नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं था एक्सपेरिमेंट करने पर। यहां पे फिर क्या देखा गया, पी डार्क बनने के बाद कुछ डिस्टेंस बाद, कुछ लेंथ बाद, ठीक है बच्चों, फिर से ब्राइट बना, फिर से ब्राइट पॉइंट बना, और यहां पे नीचे फिर से ब्राइट पॉइंट बना, जिसका नाम दिया गया फर्स्ट ब्राइट, क्योंकि ये सेंट्रल ब्राइट बना था, ये सेंट्रल ब्राइट, ये क्या बना, सेंट्रल ब्राइट। तो कुछ हाइट बाद यहां से फिर से एक बार फर्स्ट ब्राइट बना, ठीक है। और नीचे सेम डिस्टेंस पर फर्स्ट ब्राइट बना। तो अब हम फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन चल रहे हैं लेने, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज निकालने का कंडीशन हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम लोग इसको अब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ख़त्म नहीं हुआ है ये, ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन अभी बाकी है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी कि कैसे ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है। तो कल ही हम लोग ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन ख़त्म करेंगे और होप कि हम लोग डिफ्रैक्शन एंड कर दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू।